चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग नेशनल इनकम की मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। और नेशनल इनकम की मेजरमेंट के लिए तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम ये तीनों मेथड को डेफिनेटली सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो एक सेपरेट कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब यह बहुत जरूरी है समझना कि इस मेथड को यूटिलाइज करने से पहले इस मेथड के बारे में जानकारी हासिल हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि आखिर ये वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिड होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है एक प्रोडक्ट का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है उसमें से आप उस प्रोडक्ट की इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन बोल सकते हैं, उसको माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकलता है उसे वैल्यू एडेड बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग अल्टीमेटली बोलते हैं सेल्स वैल्यू। एक प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू कितना है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम लोग बोलते हैं उसकी इनपुट वैल्यू, यानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट अराइज हुआ है इसको बोलेंगे इनपुट वैल्यू, या अल्टीमेटली इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट वैल्यू को माइनस कर देने के बाद जो डिफरेंस निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब ये वैल्यू एडेड मेथड को नेशनल इनकम के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए हमारे इकोनॉमी में कुल मिलाकर के 4 लोग हैं, जिसमें से ए, बी और सी ये तीनों एक कैटेगरी के लोग हैं जिनका काम है गुड्स को प्रोड्यूस करना, तो दे आर द प्रोड्यूसर। और जो डी है ये है आपका अल्टीमेट कंज्यूमर, जिसके लिए गुड्स बनाया जाएगा। तो मान लीजिए एक गुड्स की शुरुआत होती है और मिस्टर ए जो कि फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो एक गुड्स को बनाता है। एक गुड को जो बनाता है और बना करके वो अपने नेक्स्ट प्रोड्यूसर को बेचता है 50 रुपया में, यानी बी के लिए परचेज वैल्यू कितना हो गया 50 रुपीज, और ए के लिए सेल्स वैल्यू कितना हो गया 50 रुपीज, यानी ए ने 50 रुपया में बेचा और बी ने उसे 50 रुपया में खरीदा। लेकिन ये अभी तक फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि फाइनल गुड्स तभी कहलाएगा जब ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा। अब बी ने मान लीजिए उसी गुड्स में कुछ और नई चीजों को ऐड किया और उसको सी को बेचा एट ए प्राइस ऑफ ₹80। सी एक प्रोड्यूसर है, उसने उस गुड्स को खरीदा 80 रुपया में और उसने उसमें कुछ और नई चीजों को ऐड करके या कुछ और कन्वर्ट करके उसे अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाया, जिसके लिए कंज्यूमर ने उसको पे किया 100 रुपीज। अब ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज एक गुड्स का फाइनल वैल्यू है जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच गया। अब इस तरीके से समझेंगे कि यहां पर वैल्यू एडेड कैसे काम कर रहा है। जब मिस्टर ए ने बी को बेचा था तो हम यहां पर देखेंगे मिस्टर ए के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था 50 रुपीज, और मिस्टर ए के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी इनपुट वैल्यू कितनी थी। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, यानी हम ये एज्यूम करेंगे कि गुड्स की शुरुआत 0 से हुई थी, मतलब यहाँ पर गुड्स की जो इंटरमीडिएट कॉस्ट फॉर मिस्टर ए था वो 0 था, यानी इस केस में वैल्यू एडिशन कितना हो गया 50 रुपीज। उसके बाद मिस्टर बी ने 50 रुपया में सामान को खरीदा है और 80 रुपया में बेचा है, मतलब यहाँ पर 80 - 50 दैट इक्वल टू 30 रुपीज, जो कि बी का वैल्यू एडिशन है। और उसके बाद अल्टीमेटली सी ने जब बी को कंज्यूमर को बेचा है 100 रुपया में, जिसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ा उसको 80, तो अल्टीमेटली बन गया 20 रुपीज का वैल्यू एडिशन। अब ये वैल्यू एडेड मेथड बोलता है कि हर प्रोडक्शन प्रोसेस में ये जो इंडिविजुअल वैल्यू एडेड हुआ इसको आप प्लस कर दीजिए, तो जो बनेगा, जैसा मैं प्लस कर दिया 50 + 30 + 20, तो जो बना उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब एक बार जीडीपी एमपी बन गया तो उसके रिलेटेड आपको कोई भी एग्रीगेट्स क्यों ना पूछ ले, जीएनपी पूछे, एनडीपी पूछे, एनएनपी पूछे, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस
कर लिया है। तो ये जो कंसेप्ट था ये है वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट, जहां पर कि हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी इनपुट वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू बचता है उसको वैल्यू एडेड बोला जाता है। तो इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग जगह पर जितने भी वैल्यू एडिशन हो रहे हैं उन सभी वैल्यू एडिशन को हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करके सम अप कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो जो टोटल वैल्यू बनता है इकोनॉमी के लिए उसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी एमपी। समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट कंप्लीट है। चलिए एक नंबर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग वैल्यू एडेड का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं, काफी सिंपल सा नंबर है। सेल्स दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, आईसी दिया गया, आईसी का मतलब है इंटरमीडिएट कंजप्शन, उसके साथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। मैंने यहाँ पर रेड कलर से इसको क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब ये कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी एक प्रकार का इनपुट वैल्यू है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन दे दिया है तो इसको और लेने की जरूरत नहीं है, ये अमाउंट इसके अंदर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसी प्रकार से रेंट के रिलेटेड हमको इस जगह पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रेंट को भी मैंने क्रॉस कर दिया। मतलब ये दो चीजें हमारे लिए अननेसेसरी है। अब हमको निकालना क्या है, एनवीएएमपी यानी नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो जल्दी से निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग टर्म वाइज समझते हैं जीबीओएमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, सॉरी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। और इसको निकालने का तरीका है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब ये जानते हैं डेल्टा का सिंबल जो कि चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है। और चेंज इन स्टॉक को हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बस हमको पुट करना है यहाँ पर सेल्स की वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन में गिवन है 90 प्लस चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दैट इज 25 माइनस 15 विच इक्वल्स टू 90 प्लस 10 एंड अल्टीमेटली ₹100 करोड़। ये हमारा निकल गया क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम लोगों को वैल्यू एडिशन निकालने के लिए इसके जो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसके साथ इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू एडेड है इसको हम लोग बोलते हैं जीबीए एट एमपी यानी इसका मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीबीओएमपी यानी आउटपुट की वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी आईसी। तो जीबीओएमपी हमारे क्वेश्चन में हम लोग सॉरी अभी फाइंड आउट किया अपन लोगों ने 100, आईसी के वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 40, सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया ₹60 करोड़। तो 60 करोड़ हमारे लिए निकल गया जीबीएमपी। जीबीएमपी अगर हमें पता चल गया, निकालना है एनवीएमपी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस जीबीएमपी में माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो ये ग्रॉस बन जाएगा नेट में, और बाकी वो तो ऑलरेडी मार्केट प्राइस में है ही। यानी अल्टीमेटली हम लोगों को करना क्या है, जीबीएमपी हमने अभी निकाला 60 माइनस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया गया है 20 विच इक्वल्स टू ₹40 करोड़, जो कि हमारा आंसर है एनवीएमपी। यहां तक ये कंप्लीट है। तो चलिए अब एक और एक टाइप का नंबर सॉल्व करते हैं। ये एक अलग कैटेगरी का नंबर है जो कि काफी बार इसी प्रकार का नंबर होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है एनवीएफसी यानी मतलब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, आईसी दिया गया इंटरमीडिएट कंजप्शन, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं, सब्सिडी दिया गया है, डेप्रिसिएशन दिया है, लेकिन फाइंड आउट करने बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, जैसा कि अभी मैंने बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं, जीबीओ एट एमपी यानी मार्केट प्राइस। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि इसको हम लोग को रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उल्टा प्रोसेस में। अच्छा, उल्टा प्रोसेस का मतलब क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में हम लोगों को अभी पता है एनवीएफसी, अगर एनवीएफसी पता है तो एनवीएफसी निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का तरीका है जीबीएमपी माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर आप माइनस एनआईटी करेंगे तो ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस से नेट बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है सिवाय जीबीएमपी के, तो हम जीबीएमपी आराम से निकाल सकते हैं। इंप्लाइज दैट एनवीएफसी हमारे क्वेश्चन में है 100, जीबीएमपी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, मतलब मैंने इसको ले लिया x, या सिंपली मैंने इसको जीबीएमपी ही रखा है।
माइनस एनआईटी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ता है, यानी 20 माइनस 5 और माइनस डेप्रिसिएशन तो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 100 इक्वल्स टू GVA एट MP माइनस ये हो गया 15 माइनस 10, ये दोनों को इधर डिगा दीजिए, ये हो गया 100 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू GVA MP, इम्प्लाइज दैट ये हो गया कितना 125। तो ये निकला हमारा GVA MP, लेकिन अभी तक हमारा आंसर आया नहीं, क्योंकि निकालना क्या है हमें, आउटपुट की वैल्यू। अब फिर से उल्टा प्रोसेस, GVA MP का मतलब होता है GVO MP माइनस IC, यानी आउटपुट की वैल्यू में अगर आप इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करते हैं तो आपका वैल्यू एडेड निकलता है। तो अब यहां पर आपको पता है सब कुछ, ये नहीं पता, GVO MP को GVO MP रहने दीजिए, और IC हमारे क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजप्शन 75 दिया गया है, यानी इंप्लाइज दैट इसको इधर डिगा देंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 75 इज इक्वल टू GVO एट MP, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इक्वल्स टू ₹200 crore, दैट इज इक्वल टू GVO MP। यहां तक ये आंसर कंप्लीट है। चलिए एक और प्रकार का नंबर करते हैं, ये भी उसी प्रकार का नंबर है जिसमें कि सब कुछ दिया गया है और बीच का एक कंपोनेंट निकालना है। जैसा कि प्रीवियसली एक हम लोगों ने नंबर किया जिसमें हम लोग को वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने बोला है। ये पूरा उसी प्रकार का ही नंबर है। तरीका यही है कि हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में उल्टा जाना है, यानी रिवर्स प्रोसेस में जाना है, जो गिवन है वहां से निकालना है, वहां तक पहुंचना है जो जहां तक हमको उसका आंसर में निकालने बोला है। तो अब इसको सवाल को कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया गया NBA-FC, ये शुरुआत होगा NBA-FC से। अच्छा, NBA-FC को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट करने का तरीका है GVA MP माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन। सब कुछ गिवन है, जो गिवन नहीं है वो निकल जाएगा। NBA-FC हमारे क्वेश्चन में ET दिया गया है, GVA MP को नहीं दिया है तो GVA MP ही रहने देते हैं। NIT क्वेश्चन में निकालने के लिए इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा, यानी GST जो है हमारा इंडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी मेरा है 5 माइनस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 20। अल्टीमेटली ये हो गया 80 इक्वल्स टू GVA एट MP माइनस ये हो गया 10 माइनस 20, ये इधर आ जाएगा, ये हो गया 80 प्लस 30 इक्वल्स टू GVA MP, जो कि अल्टीमेटली हमारा निकल जाएगा ₹110 करोड़। अच्छा, GVA MP निकल गया, हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। GVA MP को हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, GVO MP माइनस IC करते हैं। अच्छा, GVA MP अभी हम लोगों ने निकाला 110, GVO MP हमारे लिए क्वेश्चन में दिया गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 दिया गया है, और ये माइनस IC यानी हम लोग को इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है। माइनस है, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यानी IC इक्वल्स टू 200 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू ₹90 करोड़। यहाँ पर ये कंप्लीट है। एक और एक प्रकार का नंबर ले रहे हैं, इस प्रकार के नंबर में खासकर आपको वैल्यू एडेड निकालने बोलता है और आपको कुछ फॉर्म्स को दे दिया गया रहता है, यानी जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, ऐसी प्रकार से 2 या 3 फॉर्म के बारे में आपको क्वेश्चन दे दिया गया होगा और उनके रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज के बारे में भी आपको बता दिया गया होगा, और आपको बोलेगा कि इन इंडिविजुअल फॉर्म्स का आपको वैल्यू एडेड निकालना है, और साथ ही साथ हो सकता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको कुछ और चीजें भी निकालने को बोले। तो ये जो नंबर मैं ले रहा हूं एक कंप्लीट नंबर है, जो कि 6 मार्क्स के लिए भी हो सकता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, जिसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी के बारे में कुछ रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। साथ ही साथ हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, दोनों फॉर्म की इंडिविजुअल वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड बी, उसके साथ GDP MP और NVAFC यानी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी निकालने बोला है। जब कभी भी आपको इस प्रकार के नंबर आए जहां पर कि एक से ज्यादा फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, तो आप एक काम कीजिएगा, जो तरीका मैं अभी बताने वाला हूं उसको फॉलो कीजिएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर के लिए एक टेबल का सहारा लेंगे। टेबल को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पहला कॉलम मैंने रखा है पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम में मैंने ले दिया है GVO MP, मतलब जो आउटपुट की वैल्यू होती है, और वो कैसे निकालते हैं वो भी मैंने यहां लिख दिया है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट है IC दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, एंड फाइनल कॉलम है GVA MP यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो कैसे निकालते हैं, GVO MP माइनस IC।
अब हम लोग क्या करेंगे, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और रेस्पेक्टिव फॉर्म्स का एक एक करके वैल्यू एडिशन निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म ए के बारे में बात करेंगे। फॉर्म ए के बारे में, फॉर्म ए का क्या है, सेल्स दिया गया है, सेल्स बाय फॉर्म ए डायरेक्टली दे दिया है, तो हम लोगों को यहां पर लिख देना है सेल्स। सबसे पहला बिट नंबर 1 सेल्स। फॉर्म ए का सेल्स कितना दिया 500, वो यहां पर आ जाएगा, इस कॉलम में आएगा 500। अब और देखते हैं ए के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है। ए के बारे में दिया है चेंज इन स्टॉक भी दे दिया गया है, तो यहां पर हम लोग बिट नंबर 2 ले लिए, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का कितना इंफॉर्मेशन है भैया 20, वो भी इसी कॉलम में आएगा, मैंने 20 लिख लिया। और ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हाँ है, परचेज बाय फॉर्म ए बोला है, बिट नंबर 3 परचेज, ये कितना है भैया 320। परचेज की वैल्यू जो है वो हमेशा इंटरमीडिएट कंजप्शन में आती है, क्योंकि ये उसकी इनपुट कॉस्ट है, तो वो मैं यहां लिख दिया इसके सामने में 320, इसके सीधे आगे। और देखते हैं के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हाँ दिया है सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी। अच्छा, टोटल सेल्स जब फॉर्म का दे दिया है 500, तो फिर वो इंडिविजुअल सेल्स किसी को भी कर रहे हैं, हमको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि ए ने जो बी को बेचा है वो उसके टोटल सेल्स 500 में इंक्लूडेड है, तो उसको और अलग से लेने की जरूरत नहीं। अब हमारे रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है ए के बारे में, तो देख लेते हैं टोटल कितना हुआ। टोटल जीबी हो गया, ये हो गया 520 और ये हो गया 320, मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जीबी एमपी हमारा निकल जाएगा, पहला कॉलम का टोटल यानी 520 निकला माइनस 320, अल्टीमेटली कितना हो गया ₹200, यानी ए के द्वारा वैल्यू एडिशन हो गया कितना 200। इसको यहां पर ऐसे बंद कर देंगे क्योंकि ए का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं फॉर्म बी के बारे में। फॉर्म बी का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या बोला है। फॉर्म बी का देखिए सेल्स जो है अलग अलग दिया है, बी का गवर्नमेंट को भी है, बी का जो है हाउस होल्ड के भी है, टोटल सेल्स एक साथ नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को हर इंडिविजुअल सेल्स को लेना पड़ेगा। तो पहला ये लिख देते हैं हम लोग सेल्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना सेल्स किया भैया 100, वो इसी कॉलम में आ जाएगा। फिर उसी तरह सेल्स टू हाउस होल्ड भी है, हाउस होल्ड कितना है भैया 350, वो भी इसी कॉलम में आ जाएगा क्योंकि सेल्स की वैल्यू है। तीसरा पॉइंट और क्या दिया देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी। अच्छा, चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, तो हम यहां पर लिख लेंगे चेंज इन स्टॉक और ब्रैकेट में लिख देंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैसे निकालेंगे चेंज इन स्टॉक का, क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग 40 माइनस 30 दैट इक्वल्स टू 10, जो कि इसी में आएगा क्योंकि चेंज इन स्टॉक का भी इसी कॉलम में आता है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन परचेज के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, परचेज बाय फॉर्म ए, सॉरी फॉर्म बी, तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आखिरी वाला सेंटेंस को देखिए, सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी है। अगर फॉर्म ए ने बी को बेचा है, मतलब इसको उल्टा तरीके से समझिए, बी ने ए से खरीदा है, तो यानी परचेज दिया गया है लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परचेज फ्रॉम ए, ए से हमने परचेज किया है, कितना का परचेज किया है 200, जो कि यहां आ जाएगा। अब और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बचा है, तो अब देखिए इसको टोटल कर देते हैं। ये टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 350 प्लस 100 यानी 450 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 460। इस कॉलम का टोटल हो गया 460 और ये 200, यानी अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन हो गया 460 माइनस 200 एंड दैट इक्वल्स टू 260, यानी इंडिविजुअल वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी कितना हो गया 260। यानी पहला क्वेश्चन का हम लोग का आंसर निकाल लिए, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए है 200 और बी है हमारा जो 260। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको एक और भी निकालना है, जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दो इंडिविजुअल वैल्यू एडेड को बस प्लस कर दीजिए। तो मैं इसी टेबल में बना दे रहा हूं, जीडीपीएमपी लिख दिया, इस कॉलम को टोटल कर दिया 200 प्लस 260 विच इक्वल्स टू 460, यानी जीडीपीएमपी निकल गया। और आखिरी जो सवाल है वो है एनडीएएफसी निकालने का। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस जीडीपीएमपी में माइनस एनआईटी करना है और माइनस डेप्रिसिएशन करना है, तो ये बन जाएगा हमारा एनवीएएफसी, जो कि हमको निकालने वाला है। एनवीएएफसी का दूसरा नाम होता है एनडीपीएफसी।
अब इक्वल्स टू जीडीपी एमपी अभी आप लोगों ने निकाला 460। एनआईटी के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय दी बोथ फर्म्स, बोथ दिया है मतलब दोनों का दिया गया है 75। अब आपको पता है कि एनआईटी निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी के बारे में क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इट विल बी एज्यूम टू बी 0, तो एनआईटी बनेगा 75 माइनस 0। एंड फाइनली डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन दिया गया, दैट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसका दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन, दैट इज 120। अब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 460 माइनस 75 माइनस 120। अब ये सभी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 460 माइनस 75 माइनस 120 विच इज इक्वल टू रुपीज 265 करोड़। यहां पर आता है कि आपका आंसर कंप्लीट होता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.